तो आ जाओ हमारे सभी बंधु लोग आ गए। चलिए, तो आज हम लोग करेंगे 2016 का क्वेश्चन बैंक। 2016 का करेंगे, ठीक है। 2016 चैनल का नाम है राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी। जैसे एक बार देख लीजिए, राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी, ठीक है। क्लास 10th का हम लोग बिहार बोर्ड का साइंस इसमें करते हैं। क्वेश्चन बैंक करेंगे 2016 करेंगे। अब साइंस में आएगा सबका 40/40 आएगा। अब साइंस के क्षेत्र में सबका सपना साकार होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यदि आप लोग तैयार हैं तो इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। चैनल को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए, यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर फ्रेंड्स के ग्रुप में एक बार शेयर कर दिया कीजिए। चलिए, हम लोग देखते हैं 2016 का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 2016 में भी बीसी प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबक क्या होता है? यह एक प्रकार का अस्थायी चुंबक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको गाल पर थप्पड़ मारे तो दर्द सब दिन के लिए नहीं रहेगा ना, कुछ देर के लिए रहेगा ना दर्द। इसको कहते हैं अस्थायी। ऐसा चीज जो सब दिन के लिए रहे उसको कहते हैं स्थायी। जैसे विद्युत चुंबक हमको बनाना है तो प्रायः कौन सा क्षार देंगे? तो याद रखिएगा, विद्युत क्षार बनाने के लिए नरम लोहे का क्षार देते हैं। क्या देते हैं? नरम लोहे का क्षार, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। देखिए, हमारे घर में जो लाइन आता है ना, वो लाइन आता है एसी में। क्योंकि देखिए, लाइन जो होता है दो प्रकार का लाइन होता है। एक लाइन होता है एसी, एक लाइन होता है डीसी। अब डीसी जो होता है बहुत कम दूरी भेजने के लिए होता है, इसलिए ई करंट तो होगा नहीं। तो मेरे यहाँ जो लाइट आएगा या आपके यहाँ जो लाइट आ रहा होगा बहुत दूर दूर से आ रहा होगा, तो एसी है ना। एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा इसमें नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत। इसमें भी नहीं है, इसलिए यह भी गलत। प्रत्यावर्ती धारा एक इसमें है, ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब घर में जब लाइट आएगी तो 12 वोल्ट से तो काम चलेगा नहीं, तो कितना लगेगा? 220 वोल्ट। ऐसे एक गाना आया था, लगे 440 वोल्ट के करंट छूने से। लेकिन यहाँ पर करंट जो आता है हमारे घरों में वो 220 वोल्ट आता है। तैयो सोच लीजिए, इतना पावरदार है ना, इतना पावरदार है वो। 440 वोल्ट छूने से करंट लगता है। चलिए, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? कोई भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनेगा उसे हम लोग कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना, ठीक है। रेटिना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरी बिंदु पूछा है। दूर बिंदु जब भी पूछे तो ऑप्शन डी अनंत, अनंत होगा। दूर बिंदु जब भी पूछे तो अनंत आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। छठा प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? देखिए, यहाँ से दो प्रश्न होता है, प्रेरक बोले या प्रेरण बोले। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है माइकल फैराडे ने की। माइकल फैराडे ने। यदि क्वेश्चन रहेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तब ऑरस्टेड ने। किसने की? ऑरस्टेड ने। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? फैराडे ने की। किसने की? फैराडे ने। अगला, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। मैंने कहा आपको कि निकट दो दोष होते हैं। एक दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और एक को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। एक को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष और एक को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। अब निकट क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको निकट की वस्तु दिखाई देती है, बशर्ते क्या होती है कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है।
जबकि दूर वाला कंडीशन में क्या होता है कि आपको दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, जबकि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। फिर से देखिए, निकट वाला में क्या होगा, निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। जबकि दूर वाला में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देगा, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। समझ गए ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, ध्यान से देखिएगा, निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है, निकट नहीं देख सकता है, निकट देखिए यहाँ है, निकट नहीं देख सकता है, निकट नहीं देख सकता है किस दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में। किस दोष में है, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं बच्चों क्लियर हो गया होगा। हमारे जितने भी बंधु भाई लोग देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आया होगा तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है समीकरण CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो वह CaO और CO2 में बदल जाता है। देखिए, CaCO3 कितना है, 1 है। अब यह 1 कितने में बन गया, 2 में बन गया। तो 1 था 2 में बन गया, इसका मतलब टूट गया, टूट गया, इसी को वियोजन कहते हैं। इससे 3-4 प्रश्न रहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ अगले पेज। यदि पहले ए हो, इसके बाद बी हो, और यदि ये दोनों जुड़ करके ए बी हो जाए तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन, है ना, क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यदि पहले से ए बी है और यह टूट करके ए और बी बन जाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। तीसरा, यदि अपने पास ए है प्लस बी सी है, ए है प्लस बी सी है, अब ए ने क्या किया, बी को हटा दिया, ए ने क्या किया, इस बी को हटा दिया, बी को हटा दिया। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि जो सी है, इस सी के बगल में ए बैठ जाएगा। ए ने क्या किया, बी को हटा दिया, और उसके जगह पर वो खुद बैठ गया, अर्थात बी इस साइड आ जाएगा, है ना। और ऐसे वाले को कहते हैं ओनली विस्थापन, ओनली विस्थापन, या आप इसे एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। एक प्रश्न और रहता है, वो प्रश्न है यदि ए बी प्लस सी डी, एक मिनट, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, अब इसमें क्या हो, ए सी को हटा दे, इसका मतलब डी है, इसके बगल में कौन बैठ जाएगा, ए यहाँ आ जाए, बस समझ रहे हैं ना, ए यहाँ आ जाए, सी यहाँ चल जाए, सी उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी, है ना। जब ये यहाँ का स्थान ले ले और ये यहाँ का स्थान ले ले, यहाँ 2 बार स्थान अदला बदली हुआ, इसलिए इसे हम विस्थापन की कैटेगरी में तो रखते हैं, लेकिन ये द्विविस्थापन में गिना जाता है। याद रहेगा, द्विविस्थापन में, द्विविस्थापन में। चलिए क्लियर करते हैं। पहला, यदि ए बी रहेगा, ए बी हो जाएगा तो संयोजन, ए बी है, ए बी में बदल जाएगा तो वियोजन, ए है बी सी इधर है, इधर ए गो है, इधर 2 गो है, ये इसको हटा देगा, इसे हम कहते हैं एकल विस्थापन। ए बी प्लस सी डी है, एक दूसरे से इंटरचेंज करेगा तो इसे द्विविस्थापन कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं इस प्रश्न पे। तो प्रश्न आपका था, ए गो है, 2 गो में टूट गया, इसे क्या कहते हैं, वियोजन। अगला है, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जी को विघटित होकर, 2 ऑप्शन में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं, उष्माशोषी होगा या उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या उष्माक्षेपी। तो देखिए, मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूँ, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं इसी पेज पर चलता हूँ, नया पेज पर। मैंने कहा 2 चीज रहेगा, एक का नाम है उष्माशोषी, एक का नाम क्या होगा, उष्माशोषी, और एक होगा उष्माक्षेपी।
छेपी। उष्मा शोषी का मतलब लेगा, क्या लेगा? उष्मा। और छेपी का मतलब छिपा देगा ना, देगा। छेपी का मतलब देगा। उष्मा शोषी का मतलब, शोषी माने लेगा, क्या लेगा? उष्मा लेगा। छेपी माने देगा, क्या देगा? उष्मा देगा। अब यहाँ पर लेगा तो उष्मा शोषी, देगा तो उष्मा छेपी, बस इतना ही याद रखें, काम हो जाएगा। देखिए कह रहा है साग सब्जी को विघटित होकर, यानी जब साग सब्जी को भूमि के अंदर डाल देंगे तो सड़ गल जाएगा, है ना, खाद बन जाएगा। और जब वो खाद बन जाएगा तो जब आप उसको अंदर से निकालेंगे, निकालिएगा ना, तब उष्मा निकलेगा। उष्मा निकलेगा यानी देगा, बाद में देगा, देगा, इसीलिए इसे हम कहेंगे उष्मा छेपी। आप देखते होंगे कि यदि गांव घर के लोग हैं तो आप समझते होंगे कि बहुत सारा गोबर रहता है ना, बहुत सारा गोबर रहता है। जब बहुत सारा गोबर जमा हो जाएगा ना, तब आप वहाँ से यदि आप कुदाल से काट के उसको हटाइएगा, कुदाल से काट के हटाइएगा, तो आपको कुछ गर्म महसूस होगा, बाद में होता है, ठीक है ना। तो उसका मतलब उष्मा दे रहा है, तो जब उष्मा देगा, उष्मा देगा तो उष्मा छेपी, लेगा तब शोषी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? जब हम सेट 1 करवा रहे थे तो उस समय आपको बताए थे, चूना पत्थर हुआ, संगमरमर हुआ, खड़िया हुआ, तीनों एक ही चीज़ है। चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया एक ही चीज़ है। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस दीवार में पुताई के लिए, पीओपी है ना, पुट्टी जिसको कहते हैं, या हड्डियों को मरम्मत करने के लिए मंगाते हैं, तो ये अलग चीज़ है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक, देखिए क्षार, क्षार 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला है 12 नंबर, कौन सा अधातु, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु बोला है बच्चों, कंफ्यूज मत कीजिएगा। जब भी बोले अधातु तो ब्रोमीन को टिक कीजिए, और यदि धातु बोले, धातु बोले तो पारा लगाइए। अधातु ब्रोमीन, अधातु ब्रोमीन। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर। 100 से सीसा है ना, 100 से सोल्डर। अगला, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 आबंध होते हैं। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, 2 परमाणु, ठीक है ना। कहते हैं जब कोई आदमी ऑक्सीजन के चलते मरने लगता है, कहते हैं जल्दी जल्दी ऑक्सीजन दो, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन दो, दो दो, है ना। बाद में इसे डिस्कशन कर देंगे कैसा क्यों होता है। 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता रखेंगे? देखिए उपभोक्ता वही होगा जो दूसरे को खाएगा। हरा पौधा किसी को खाता है क्या? नहीं, इसलिए ये उपभोक्ता नहीं होगा। जंगली जानवर किसी को खाता है, इसलिए जंगली जानवर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16वां प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की विधि होती है मृत जीवी, मृत जीवी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन, 17 नंबर, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन, मुकुलन मतलब होता है कि ऐसा गाछ रहता है, इसमें मुकुल निकलता है और इससे एक नया जीव बनता है, इसी को हम लोग मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो 2 चीज़ में होता है, एक हाइड्रा में तो दूसरा ईस्ट में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो मानव में डायलिसिस थैली का नाम है नेफ्रॉन, है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? उन्हें इनमें से कह रहा है कि कौन ऐसा है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होता है। जैविक मतलब होता है कि यदि हम उसे धरती के नीचे, ध्यान से देखिए, धरती के नीचे दबा देंगे तो सर गल जाएगा, उसको हम जैविक प्रक्रम कहते हैं। देखिए पॉलीथीन नहीं जाएगा, प्लास्टिक की बोतल भी नहीं जाएगा, रबर भी नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? सूखे घास पत्ते। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना सही हुआ। मैंने कुछ कुछ आपको क्वेश्चन क्लियर करने की भी कोशिश की है, यदि आपको क्लियर हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप वीडियोज़ को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि सब चीज़ आपको लिखा हुआ मिले, सेम टू सेम सब चीज़ मिले, टिक लगा हुआ, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक है ना, हाँ डिस्क्रिप्शन में से दे देंगे, वहाँ से जुड़ जाइए। न तो यूट्यूब टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिएगा, क्या लिखिएगा? राकेश लिख दीजिएगा, ऑनलाइन लिख दीजिएगा, और क्लासेज CLASSES, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।
आप लोग अपना ख्याल रखिए और 2024 के एग्ज़ाम में 4 डालिए। साइंस में 40 बाय 40 आएगा ऑब्जेक्टिव।